नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को धामी सरकार ने रद्द कर दिया है। ये फैसला जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद लिया गया। बता दें कि आयोग ने 21 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें लगभग 1,05,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों और उनके परिवारों में चिंता का माहौल बना दिया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के लिए एसआईटी के साथ साथ एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि पेपर लीक की पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और दोषियों का पता लगाया जाए। वहीं जांच आयोग ने देहरादून, हल्द्वानी और राज्य के कई शहरों में जनसंवाद आयोजित किए। इस दौरान छात्रों, अभ्यर्थियों और शिक्षकों से उनकी राय और अनुभव लिए गए, जिसमें छात्रों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की। आयोग ने सबके सुझाव और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर यूके पेपर लीक के मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में भर्ती परीक्षा जो कि यूके द्वारा कराई गई थी उसको रद्द करने की बात भी कही गई है। ये बताया गया है कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से ये जब परीक्षा आयोजित कराई गई थी तो इसमें ये बात सामने आई थी कि भर्ती परीक्षा का जो पेपर था वो लीक हुआ था। हालांकि उस पर जांच पड़ताल भी की गई थी और एकल टीम भी बनाई गई थी, जो कि ये बताया गया था कि जो रिटायर्ड जज हैं उनकी निगरानी में ये कमेटी बनाई गई थी। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से मिलकर इस पूरी अपडेट उनको दे दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार छात्र लंबे समय से सीबीआई की मांग भी कर रहे थे, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीबीआई जांच इसमें कराई जाएगी। लेकिन अब ये बड़ा अपडेट एक बार फिर सामने आया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब पूरा अपडेट्स लेते हुए उस भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया। हालांकि ये भी कहा गया है कि 3 महीने के अंदर ही दोबारा भर्ती परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह छात्र धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बीच आकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी बात को भी जाना था और टीम ने भी छात्रों से बातचीत की, लोगों से बातचीत की और ये बात सामने आई कि ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा नए सिरे से भर्ती परीक्षा कराई जाए। तो अब भर्ती परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, जो कि 3 महीने के भीतर ही होगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने प्रदेश भर से आई बालिकाओं को स्मार्टफोन वितरित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बालिकाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। शॉल एवं स्मृति चिन्ह भी कि जो हमारे कक्षा 10 और कक्षा जीवन के जिस क्षेत्र में भी यदि आप वैज्ञानिक बने तो प्रोफेसर कलाम जैसा काम करें, वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता। आप पर्वतारोहण के क्षेत्र में चले जाएं तो बछेंद्री पाल जैसे नेता, जिन्होंने हिमालय की चोटियों को, पर्वत शिखरों को छूने का काम किया। आप आईटी के क्षेत्र में चले जाएं तो एस नारायण मूर्ति जैसा काम करें। आप एथलीट्स के क्षेत्र में जाएं तो पीटी उषा जैसा काम करें। क्रिकेट में जाते हैं तो लोग सचिन तेंदुलकर जैसा बनते हैं, विराट कोहली जैसा बनते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनते हैं, अगर उनको कह सकते हैं हम उस क्षेत्र के नेता। डॉक्टरों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे डॉक्टर बने जैसे आज बड़े बड़े डॉक्टर हमारे वेदांता वाले, ये वाले, डॉक्टर त्रेहान से लेकर अनेक नाम ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने भी पद्म विभूषण जैसी पुरस्कारों से सम्मानित किया है। पत्रकारों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे निर्भीक पत्रकार बने। जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में जो सबसे आगे रहे, सबसे अच्छा काम करे, एक आदर्श श्रेष्ठ उदाहरण देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलिए। हाँ, ऐसे भी बन जाएंगे। रेखा जी बैठी हैं, जैसे मैं हूं यहां पर, इसमें से भी कुछ आप लोग बन जाएंगे। 5-10 लोग तो कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए नेता बनोगे ना
अब बनोगे कि नहीं नेता? तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि अब आप सब लोग आने वाले समय में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे और अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे। और इस सत्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो हमारा समाज है उसकी रीढ़, उसकी कोई शक्ति होती है तो नारी शक्ति होती है। यदि किसी राज्य की नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो या कोई समाज की नारी आगे बढ़ रही है, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, समाज हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस समाज की नारी आगे बढ़ रही हो उसके विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यस्त नार्यस्त पूजन्ते रमंत तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, मातृशक्ति का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। और वहीं सच्चे अर्थों में संस्कृति और संस्कार और समृद्धि समाते हैं, फल समाते हैं। हर प्रकार की संपन्नता वहां पर होती है। मेरा मानना है किसी भी समाज की प्रगति में उसकी महिलाओं और उनकी बालिकाओं की शिक्षा कैसी हो रही है, ये बहुत बड़ी निर्भरता उस पर होती है। क्योंकि जब हमारी बेटियां शिक्षित होती हैं, जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, बेटियां संस्कारित होती हैं, तो वो न केवल अपने जीवन को उज्जवल बनाती हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को और भविष्य को भी संवारने का काम करती हैं, पीढ़ियों को भी उज्जवल बनाने का काम करती हैं, आने वाली भविष्य को भी सुंदर बनाने का काम करती हैं। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जब से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया 2014 के बाद, अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर बेटियों के लिए लिए गए हैं, हमारी मातृशक्ति के लिए लिए गए हैं, महिलाओं के लिए लिए गए हैं। और उनके कुशल नेतृत्व में नारी शक्तिकरण के सशक्तिकरण के लिए भी जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं वो भूतो न भविष्यति। आज जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना और सीबीएसई उड़ान छात्रवृत्ति कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और समृद्धि को आज सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेटियां आगे बढ़ें, इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आगे बढ़ें। योजनाएं इसलिए बनाई गई हैं कि हमारी सभी बेटियों को, जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, लेकिन अगर जीवन में कोई कमियां हैं, कोई अभाव है, उसके बावजूद भी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उनकी समान रूप से सहायता मिलनी चाहिए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, क्योंकि आप सब जानते हो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य उत्तराखंड से विशेष लगाव है। देहरादून में समग्र शिक्षा उत्तराखंड की ओर से विद्यालय शिक्षा में आईसीटी योजना के अंतर्गत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रीकृत स्टूडियोज का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। साथ ही बच्चों के पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। उत्तराखंड के 840 राजकीय विद्यालयों में वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की गई है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम से सीएम ने इसका शुभारंभ किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं, डिजिटल और वर्चुअल माध्यमों से अनंत संभावनाओं का द्वार यहाँ पर खुलता नजर आ रहा है। इन नवाचारों के माध्यम से पाठ्यक्रम की सामग्री को आसानी से समझा जा सकता है। आज का ये दिन हमारे राज्य के शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं
जो न केवल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आधारशिला रखने में भी बहुत सहायक सिद्ध होगी। ये हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम प्रदेश के 840 सरकारी विद्यालयों में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बीजेपी सरकार प्रदेश में शिक्षा को आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई दिशा नीति लागू की गई है और इसको शिक्षा नीति कहा जाता है। स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य रूप से लागू की गई हैं। सभी 13 जनपदों के 500 स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग ऐप के माध्यम से विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आईसीटी योजना के अंतर्गत इन विद्यालयों में 1680 वर्चुअल कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं। साथ ही देहरादून के रायपुर में स्थित नवोदय विद्यालय में 2 अत्याधुनिक केंद्रीय वर्चुअल स्टूडियो भी स्थापित किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आप सभी के साथ आज इस नवीनतम स्टूडियो के माध्यम से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं से, अपने कर्णधारों से भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले अमृतकाल के सभी सारथियों को मैं यहां से आज संवाद उनके साथ स्थापित कर पा रहा हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के आधुनिक युग में शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि डिजिटल तकनीकों, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट क्लासरूम्स के माध्यम से अनंत संभावनाओं के दौर खुल रहे हैं, जो किसी सीमा रेखा तक नहीं रहेगा। एक इन्फिनिटी तक जाने का ये मार्ग हमारे लिए खुल रहा है। इन नवाचारों के जरिए आप न केवल अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को और अधिक रोचक और सरल तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ सीधे संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पीएम ई विद्या चैनल भी संचालित हो रहा है। सरकार और अशासकीय स्कूलों के मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेड व्यावसायिक शिक्षा प्रबंध भी की गई है, जिसमें 42,000 छात्र कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें 146 छात्रों का कंपनियों में चयन हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई। वहीं आईसीटी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण संस्थानों, वर्चुअल कक्षाओं और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल बाटिका की शुरुआत का क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश के मुखिया का कहना है कि उत्तराखंड में बस्ता रहित दिवस को पाठ्यक्रम चर्चा में शामिल किया गया है। स्थानीय बोलियों के आधार पर शब्दकोश बनाए गए हैं। बच्चों में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम विकसित किया गया है। पिछले 4 साल में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है।
प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आज हम 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड के स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से अब विद्यार्थी घर बैठे ही आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे स्वयं अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में सभी विभागों में तेजी से सुधार आ रहा है, जिसका फायदा प्रदेशवासियों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनवेल टीवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 52% पैचवर्क का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों के प्रभारी सचिव अपने अपने जनपदों का नियमित भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करें और सरकार की विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का जल्द पुनर्निर्माण किया जाए ताकि स्थानीय जनता को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी विभागों को समन्वय और सजगता के साथ कार्य करना होगा। चंपावत के सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा ओपीडी वाले लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 3-4 दिनों से खराब पड़ी हुई है, जिस कारण दूर दूर से क्षेत्र आने वाली गर्भवती महिलाओं और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड न होने से जनता काफी परेशान है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने से लोहाघाट विकास संघर्ष समिति और मरीजों ने गहरी नाराजगी जताई। शनिवार को लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के सदस्य अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर धरने में बैठ गए। मैं यहाँ की जो इंचार्ज है यहाँ पे इस समय राठी सर, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ये अल्ट्रासाउंड की मशीन ठीक करवाएं ताकि दूर दराज से जो लोग आ रहे, देखिए कल भी आए 400 रुपये खर्च करके, आज भी 400 रुपये खर्च करके आए, उनका क्या हाल होगा? उनके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, सुविधा तो होनी चाहिए कुछ। और जल्दी से जल्दी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी सर से कि मशीन ठीक करवा के और ये अल्ट्रासाउंड को सुचारू रूप से कर सके ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो आने वाली जनता को। खबर चमोली जिले की है, जहां जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में केंद्र सरकार की किसानों के लिए नई योजना के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा इसमें केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को सौगात दी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और पीएम धन धान्य योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर आए कष्टकरों में खासा उत्साह का माहौल देखने को मिला। काश्तकारों ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, काश्तकारों के आर्थिक सुधार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और आत्मनिर्भर दलहन योजना लॉन्च की है और पूरे देश में 100 जिले चयनित हुए हैं, जिसमें चमोली जिला भी चयनित किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य है कि जितनी भी योजनाएं कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी की हैं, उन सभी योजनाओं को एक अम्ब्रेला योजना के तहत लाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है उत्पादकता को बढ़ाना, भंडारण क्षमता बढ़ाना और किसानों की आय को बढ़ाना।
हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। अपनी राजनीतिक बात को सामने लाने के लिए उन्होंने सनातन धर्म की पवित्र आरती को सियासत से जोड़ दिया। इस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पर हमेशा से सनातन को राजनीति में मिलाने के आरोप लगे रहते हैं, लेकिन इस बार तो हद पार कर दी गई। सियासत में सनातन मिक्स करने का आरोप कांग्रेस के लोग सीधे सीधे भाजपा पर हमेशा से मढ़ते रहे, लेकिन इनके कृत्यों से आप हमेशा देखते चले आ रहे होंगे कि इन्होंने ही सनातन को हमेशा चैलेंज किया है, सनातन को हमेशा बदनाम करने का काम किया है और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर और हरिद्वार का ब्लॉक स्तर का, मंडल स्तर का, वार्ड स्तर तक का जो नेतृत्व है, उनकी सबकी मानसिकता एक है। आज जिन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए, जिन विषयों पर बात होनी चाहिए, जिन विषयों पर विरोध होना चाहिए, विरोध से हमें कोई आपत्ति नहीं, विपक्ष में है, उनका धर्म है सरकार को, सत्ता को जागृत करना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।